तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का विज्ञान का 8वां लेसन, जो फिजिक्स का दूसरा लेसन है। लेसन का नाम है बल तथा गति का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ फोर्स ऑफ मोशन। बल तथा गति का नियम, ये हमें पढ़ना है दोस्तों आज के क्लास में। क्या पढ़ना है हमें? बल तथा गति का नियम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे संवेग क्या होता है और आवेग क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही छोटा एक चैप्टर है। तो दोस्तों अब इस चैप्टर से आज ये जान पाएंगे कि आज आपके साथ जो भौतिक परिघटना होती है, तो कुछ आपके साथ भौतिक परिघटना होती है जो आपके साथ हम हर लोगों के साथ होती है, किंतु मालूम नहीं है कि वो क्यों होती है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई स्थिर गाड़ी है, कोई विरामावस्था में मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और उस पर दो बैठे हैं व्यक्ति, यानी एक ड्राइवर बैठा हो, पीछे यात्री बैठा हो। तो जब गाड़ी अचानक चलती है तो पीछे का बैठा हुआ यात्री पीछे की तरफ क्यों झुक जाता है, और वही गाड़ी जब चलते समय ब्रेक लगाया जाता है तो फिर वह पीछे वाला व्यक्ति बैठा हुआ यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाता है। तो ऐसे ऐसे इसके बारे चैप्टर से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये भी जानेंगे कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो क्यों गरीब ही रहना चाहता है, कोई व्यक्ति अमीर होता है तो क्यों अमीर ही रहना चाहता है, और कोई लीडर होता है, नेता होता है, वो नेता ही क्यों बना रहना चाहता है। और ये भी जानेंगे दोस्तों आज की पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल क्यों नीचे गिर जाते हैं, या ट्रेन में बैठा यात्री कोई किसी चीज़ को या बॉल को या किसी चीज़ को उछालता है ऊपर की तरफ तो पुनः उसके हाथों में ही क्यों आता है। और ये भी जानेंगे दोस्तों कि कोई नाविक नाव से किनारे उतरते समय जब वो नाव से किनारे पर उतरता है तो उसके नाव पीछे की तरफ मतलब नदी के आगे क्यों बढ़ने लगती है। तो ऐसे ऐसे अच्छे बातों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ये घटना आपके सबके साथ हुई होगी, किंतु आपको मालूम नहीं है कि ये क्यों घटना होती है, किस भौतिक परिघटना से ये घटना आपके साथ घटित होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और ये भी बात बता दें कि ये क्लास 9th का चैप्टर है, किंतु इस संसार में सभी जीवित प्राणियों के लिए चैप्टर बनाए हैं हम, जो इस चैप्टर को हर मनुष्य, बूढ़े, नौजवान, बालक, युवा सब देख सकते हैं और सबको इससे कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगा, ठीक है। तो और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना है। इस चैप्टर से बहुत ही आपको अच्छे चीज़ की जानकारी होगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कमेंट में हर हर महादेव और हरे कृष्णा लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बल क्या होता है। देखते हैं दोस्तों बल क्या होता है। तो बल बताएंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था से बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था या गति की अवस्था से विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु क्या हो, विरामावस्था में हो, उसे कोई व्यक्ति गति की अवस्था में ला दे, या कोई वस्तु गति की अवस्था में हो या उसे कोई व्यक्ति उसे विरामावस्था में ला दे, तो उसे ही बल लगाएगा, क्योंकि गति की अवस्था से विरामावस्था में लाने क्यों क्या करेगा, बल लगाएगा, या विरामावस्था से गति की अवस्था से विरामावस्था में उसे लाने के लिए वो भी बल लगाएगा, तो वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो उसका डिफिनीशन क्या होता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था या गति की अवस्था से विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक झूला है, मान लीजिए एक झूला है, ठीक है, और इस पर कोई लकड़ी बैठी हो, सॉरी यार, लड़की क्या बैठी हो, लड़की बैठी हो, ठीक है, क्या कोई लड़की इस पे बैठी हो, झूले पर क्या बैठी हो, कोई लड़की, तो वो आराम से इस पे बैठी है, ठीक है, तो आराम से बैठी है, तो वो जब तक उस पर बैठी है, आराम से बैठी है, तो यानी कि वो विरामावस्था में है, ठीक है, वो कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में है। और मान लीजिए कि कोई दूसरा लड़का या कोई व्यक्ति आकर उसे झुला दे, चाहे इसका फ्रेंड्स, इसकी सहेली, लड़की क्या सहेली इसको क्या कर दे, इस झूलों को झुला दे, तो झूलों को झुला देगी तो वो
किस अवस्था में आ जाएगी, गति की अवस्था में, यानी वो विरामावस्था में थी और जैसे उस पर बल लगाया गया तो किस अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में। ये एक प्रकार का क्या हो गया, बल हो गया। ये बल का एक प्रकार का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और दोस्तों बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ये कौन सा बल कहलाएगा, कंटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहलाएगा। जो संपर्क द्वारा बल लगे, माने जो संपर्क से बल लगे वो क्या कहलाएगा, संपर्क बल कहलाएगा। जैसे ये विरामावस्था में है और कोई लड़की आकर, ये चाहे कोई व्यक्ति, ये चाहे कोई बच्चे आकर उसे क्या कर दिए, हिला दिए, मैंने संपर्क से उस पर बल लगाए। जैसे ही उस पर बल लगाए तो ये विरामावस्था से किस अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में। तो इसी को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो लड़की, क्या पहले से झूला पे क्या कर रही हो, झूल रही हो, पहले से झूला पे क्या कर रही हो, झूल रही हो, यानी गति की अवस्था में हो, यानी गति की अवस्था में हो। और कोई व्यक्ति आकर उसे क्या कर दे, रोक दे, कोई व्यक्ति आकर उसे क्या कर दे, रोक दे, और वह क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, विरामावस्था में आ जाए। तो गति की अवस्था से किस अवस्था में आ गई, विरामावस्था में। यह भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार का बल ही कहलाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बल समझ में आया। और जैसे और मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो स्थिर है, कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, और उसे कोई वस्तु यहाँ पर स्थिर है और कोई व्यक्ति उसे आकर उठाकर फिर इसको कहाँ कर दे, रख दे, यहाँ पर रख दे। तो जितने समय में वो इसको ला रहा था तो पहले कहाँ थी, विरामावस्था में थी, और उसको उठा कर लाएगा तो उसके साथ साथ ये क्या, गति की अवस्था में आ गई। तो विरामावस्था से किस अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में। और फिर गति की अवस्था में कहाँ गई, विरामावस्था में। तो उस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई बल दिया होगा, यानी तो जो विरामावस्था से गति की अवस्था में आया है वही क्या बल लगाया है, वही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो बल का एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाए, परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था या गति की अवस्था से विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों कि बल का मात्रक क्या होता है, बल कौन सी राशि होती है, बल की, इसके बाद बल तथा चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि बल का मात्रा क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बल का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, फोर्स, तो इसलिए इसे किसी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है। और बल की अगर राशि की बात करें तो बल एक अदिश राशि होती है। बल कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि बल में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है। और होता है आपको दोस्तों, बल इक्वल टू होता है, बल इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका एम इंटू ए, यही हो गया आपका क्या, मेन सूत्र। तो बल कौन सी राशि है, अदिश राशि, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, और द्रव्यमान को मास यानी एम से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो यानी आपका हो जाएगा एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, मेन सूत्र हो जाएगा। और मात्रा की बात करें तो एम के एस में दोस्तों इसका मात्रा होता है, एम के एस में बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों। बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो हो गया किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन। या इसे इतना, अगर कहीं इतना आपको दिखे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इतना आपको दिखे, तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। या कहीं न्यूटन के जगह पर आप इतना
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों न्यूटन एक वैज्ञानिक था, न्यूटन का ये नाम है, वो अपने नाम पर क्या कर दीजिए, क्या किया, अपने नाम पर इसका मात्रक ये रख दिया। ठीक है, तो देखते हैं आगे दोस्तों, आगे क्या होता है। एम के इसमें बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। किंतु सीजीएस में बल का मात्रक होता है दोस्तों, सीजीएस में बल का मात्रक हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में बल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। दोस्तों वो चुड़ैल वाला डाइन नहीं है, यहाँ पर एक डाइन क्या है, एक वैज्ञानिक है। ठीक है, जैसे न्यूटन एक वैज्ञानिक है, उसी तरह डाइन भी क्या क्या है, वैज्ञानिक है। उसने इसका खोज किया, इसलिए अपने नाम पर क्या कर दिया, डाइन। डाइन नाम था उसका, तो इसलिए इतने को क्या कहते हैं, हम डाइन कहते हैं। तो इतने के जगह पर आप डाइन लिख दीजिए, या डाइन के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। आवश्यकता आपको जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, न्यूटन और डाइन में रिलेशन होता है, संबंध होता है। कैसे संबंध होता है, तो दोस्तों एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब देखिए दोस्तों, ये डाइन 10 के पावर 5 घात मिलकर डाइन, जब 10 के पावर कितना, 10 के पावर 5 डाइन मिल रहे हैं तो एक न्यूटन बन रहा है, एक न्यूटन बन रहा है। तो देखिए, सोचिए दोस्तों, ये न्यूटन कितना बड़ा डायना होगा, बहुत बड़ा ये डायना होगा, क्योंकि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन आ जा रहा है। ठीक है, तो डाइन से आपको जितना डर नहीं लगना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा किससे डर लगना चाहिए, न्यूटन से। न्यूटन बहुत बड़ा डायना था। ठीक है, न्यूटन क्या था, बहुत बड़ा डायना था। तो और इसके बाद देख लीजिए कि एक डाइन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। एक डाइन इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। तो दोस्तों ये आपको बल पूरा समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अब बल के इसके बाद प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, बल के प्रकार। तो फटाफट कॉपी कलम साथ में रखना है, और मेरे साथ साथ ही क्या करना है, लिखते चलना है। और जो 9th क्लास पढ़ भी चुके हैं, और चाहे जो पढ़ने वाले हैं, चाहे जो पढ़ लिए हैं, ये सबके लिए है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर से आपके साथ हमेशा जो घटित होता होगा उस चीज़ के बारे में हम बताएं इसमें। तो आप जानते नहीं होंगे कि आपके साथ घटित होगा, किंतु ये नहीं जानते होंगे कि ये मेरे साथ क्यों घटित होता है और किसके कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस चैप्टर में पूरा आपको बताएंगे कि आपके साथ साथ जो घटित होता है क्यों होता है, ठीक है, और कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब क्या, बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। तो बल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स, और असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखते हैं दोस्तों बारी बारी से संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। तो पहले देखते हैं संतुलित बल। संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स। तो बताएंगे कि दोस्तों किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परमाणुीय बल 0 हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल क्या होता है दोस्तों, तो किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परमाणुीय बल 0 न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि क्या करें, 2 सांड को क्या कर दे, लड़ा दे। 2 सांड को आपस में हम क्या कर दे, 2 सांड को हम आपस में क्या कर दे, लड़ा दे। ठीक है, ये बन नहीं रहा है, छोड़िए। मान लीजिए, ठीक है, क्या कर दे, 2 सांड को हम आपस में लड़ा दे। यदि वो आधे घंटे से आपस में मार पटका पटकी की है, ठीक है, माने कोई हार नहीं मारा है, उसका प्रमाण नहीं निकला है कि कौन जीता और कौन हारा। मान लें कि वो कभी से आधे घंटे से लड़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक वो लड़ ही रहे हैं, तो ठीक है, तो उसका प्रमाण नहीं निकला भी
कि इसका परमाणु क्या है, तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलित बल, यानी दोनों आपस में क्या समान बल लगा रहे हैं। जब समान बल लगेगा तो उसका परमाणु बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए वहाँ संतुलित बल कहेंगे। और वहाँ पर मान लीजिए कि एक सांड है, एक सांड के आदमी आगे एक आदमी को फेंक दीजिए, एक सांड के आगे एक आदमी को फेंक दीजिए, तो बताइए कौन जीतेगा। आराम से ऑटोमेटिक है कि सांड क्या करेगा, जीत जाएगा, क्योंकि सांड की अपेक्षा मानव ज़्यादा बल नहीं लगा पाएगा और सांड इसको मार कर खत्म कर देगा, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, असंतुलित बल, क्योंकि सांड ने क्या कर दिया, ज़्यादा बल लगा दिया। तो जैसे वहाँ असंतुलित बल और यहाँ बल जो लगाया गया है वहाँ बल शून्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल, यानी किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परमाणु बल शून्य न हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे सांड ने एक आदमी को हरा दिया, तो जैसे ही वो हरा दिया तो वहाँ क्या हो जाएगा, असंतुलित बल, क्योंकि वहाँ बैलेंस क्या मतलब बल क्या हो रहा है, अलग रह मतलब बल वहाँ शून्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। तो दोस्तों और समझ ले एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई कबड्डी का टीम है, कोई कबड्डी का टीम है, ये मान लीजिए ऐसे कबड्डी होता है ना, ये बक लाइन हो गया, ये बोनस हो गया, इधर का ये बक ये बोनस हो गया, ठीक है। तो इधर 7 प्लेयर हैं और इधर 7 प्लेयर हैं। मान लीजिए कि मैच इनके बीच हो रहा है, क्या हो रहा है, मैच हो रहा है इनके बीच, ठीक है, मैच हो रहा है। तो मैच मान लीजिए कि 20-20 मिनट का मैच हो रहा है, ठीक है, और 20-20 मिनट में टाइम ओवर हो गया और दोनों के पास कितना कितना पॉइंट है, मान लीजिए इसके पास 30 पॉइंट है और इसके पास भी 30 ही पॉइंट है, तो दोनों के पास बराबर पॉइंट है। तो बराबर पॉइंट है तो यानी किसी इसका परिमाण नहीं निकला कि कौन जीता कौन हारा, तो उसका परमाणु बल क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए कौन सा बल कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। इसलिए क्या कौन सा बल कहलाएगा, संतुलित बल। और मान लीजिए कि इसमें से एक टीम क्या हो गई, हार गई, मान लीजिए यहाँ 28 पॉइंट बना पाई ये टीम और ये टीम 30 पॉइंट बना ली, तो यहाँ कौन सा बल लग गया, असंतुलित बल, इसका परमाणु बल शून्य नहीं है, तो इसलिए कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। मान लीजिए क्रिकेट ही कोई खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो क्रिकेट खेलता है तो कभी कभी देखते हैं कि मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो वहाँ संतुलित बल माने दोनों टीमों ने समान बल लगाया, तो इसलिए मैच क्या हो गया, ड्रा हो गया, रन एक समान हो गया, तो वहाँ न किसी की जीत की पता चला नहीं किसी की हार का पता चला, तो वहाँ परमाणु बल क्या हो गया, परमाणु बल क्या हो गया, शून्य हो गया, तो इसलिए कौन सा बल कहलाएगा, संतुलित बल। तो जैसे और फिर जब क्रिकेट में मैच ड्रॉ हो जाता है तो सुपर ओवर का मैच होता है, तो सुपर ओवर का मैच होगा तो दोस्तों फिर वहाँ मान लीजिए कोई टीम ने जीत हासिल कर ली, तो इसलिए वहाँ एक टीम ने दूसरे पर बल लगाया, तो इसलिए वो क्या कर दी, आराम से जीत गई, तो वहाँ कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। यानी एक टीम ने दूसरे टीम पर परमाणु बल शून्य नहीं हो पाया, मतलब वो उसके ऊपर जीत हासिल कर ली, तो वहाँ वो कौन सा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। तो दोस्तों समझ में आया। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम बताएंगे आपको इस चैप्टर के पूरे बारे में आगे चलिए, और बहुत ही खतरनाक अभी चीज़ बाकी है दोस्तों। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे होता है जड़त्व। अब जड़त्व देखेंगे तो सबसे पहले फटाक से इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे जड़त्व देखते हैं। जड़त्व क्या होता है, यानी एनर्टिया इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्टिया, यानी जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व के बारे में बताएंगे दोस्तों कि जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। इसे साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। माने जो जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में क्या करती है, रहना चाहती है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए, जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व क्या होता है, जो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। माने जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जितना भार ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, जड़त्व क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं,
द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मार्कर के यहाँ धर दिए, मार्कर को मान लीजिए कि यहाँ, अब मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, टोटल क्या है, व्हाइट बोर्ड है। ये जब तक विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं लगाया जाए, तब तक ये कार्य करेगी, विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और मान लीजिए कि इसको हम उठाकर हटा दिए तो ये बाह्य बल का प्रयोग किया गया, माने बाह्य बल लगाया गया। तो इसलिए जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगेगा, माने यहाँ इसको कोई बाह्य बल लगाकर हटाएगा नहीं, जब तक लिए इसी अवस्था में यानी विरामा की अवस्था में ही क्या करेगी, रहेगी। तो इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और समझिए दोस्तों एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, साइकिल कहीं खड़ी है, ठीक है, तो जब तक खड़ी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जैसे ही बाह्य बल का प्रयोग करेंगे, उसे पौंडिल मारेंगे, चलाएंगे, तो किस अवस्था में, विरामावस्था से गति की अवस्था में आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो माने जो जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में क्या करना चाहती है, रहना चाहती है। इसका साफ साफ उदाहरण है, जैसे अभी समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, क्या कोई गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति भी क्या रहना चाहता है, गरीबी रहना चाहता है। और कोई अमीर अगर व्यक्ति है तो अमीर व्यक्ति भी क्या रहना चाहता है, अमीर ही रहना चाहता है। अगर कोई नेता है, नेता भी क्या करना चाहता है, हमेशा अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, वह भी हमेशा नेता बनना ही चाहता है। ठीक है, और कब उसका अवस्था परिवर्तन में विरोध हो जाता है, जब उस पर बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है, जब उस पर बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है, तब उसकी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन होती है। जैसे मानिए, सोचिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब है, अब सोचेंगे कि गरीब कैसे, क्यों नहीं अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों समझिए, गरीब जो व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, वो किसी भी तरह अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। मान लीजिए कि मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता है, 200-400 रुपये कहीं से कमा कर लाता है, तो वो अपने बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने में ही उसका पैसा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो न बच्चे को अपने पढ़ा नहीं पाता है अच्छे से, ठीक है, न अच्छी कॉलेज में भेज पाता है। और वो भी जैसे वो अपने बच्चों को क्या करेगा, अब वो भी मजदूरी करने के लिए मजबूर करेगा, सिखाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चों को छोटे छोटे पर ही क्या करते हैं, मजदूरी में भेजने लगते हैं दोस्तों। तो वो पढ़ नहीं पाएगा। अच्छे बताइए, मजदूरी से किसी का गरीबी दूर तो होगा नहीं। तो मतलब जिस अवस्था में रहना चाहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर उसको अमीर बनने का अगर होता शौक, ठीक है, अगर अमीर बनना अगर वो चाहेगा, तो अपने बच्चों को क्या करेगा, पढ़ाएगा। वो कैसे भी करके अपने वो बच्चों को पढ़ा सकता है। कैसे, कितना गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, गरीब कोई भी हो, अगर हम गरीब की बात करें तो गरीब व्यक्ति अगर नशा करता हो, मांस मछली खाता हो, तो ये शाम तक कहीं से अपने मदिरा के लिए, शराब के लिए पैसा इकट्ठा कर ही लेता है। क्या कर ही लेता है। और सबसे ज़्यादा शराब पीता है, मांस मछली खाएगा, हफ्ते में 2-3 बार आराम से ला देगा। तो मतलब हफ्ते में इसके लिए कितना, 2-4 हज़ार रुपया ये स्वयं पर खर्च करता है, लेकिन अपने बच्चों पर ये खर्च नहीं करेगा। ठीक है, और इसलिए ये गरीबी बना रहना चाहता है। ठीक है, और ये गरीब रहना ही चाहता है, और इसलिए अपने बच्चों को क्या करेगा, पढ़ाएगा नहीं। और जैसे ही इस पर बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षित व्यक्ति आकर इसे समझा दे, क्या कर दे, कोई शिक्षित व्यक्ति इसे आकर समझा दे कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ, वो तुम्हें गरीबी से अमीर क्यों ले जाए। तो वह मनुष्य किसका काम कर रहा है, बाह्य बल का। अगर वह बाह्य बल का मनुष्य काम नहीं करेगा, अगर कोई मनुष्य हो गया, चाहे कोई व्यक्ति हो गया, चाहे कैसे भी, अगर उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा, अगर गरीब व्यक्ति पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक वह क्या, गरीबी रहेगा। क्या रहेगा, गरीब, हमेशा वो क्या रहेगा, गरीब रहेगा। कब, जब तक उस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति यदि उसे आकर समझा दे कि देखो तुम हफ्ते में इतना खर्चा कर लेते हो अपने ऊपर, मांस खाते हो, शराब पीते हो, शाम में हमेशा, अरे कोई भी गरीब व्यक्ति होगा शराब मदिरा पीता होगा ना, तो वो अपने लिए क्या करेगा, शाम तक कैसे भी करके उसको चाहिए, वो अपना जुगाड़ कर ही लेगा। और बच्चों के लिए क्या, महीने में 200 रुपया नहीं निकाल सकता है। हमारे एरिया में अभी भी मंथली 200 मंथ में 200 रुपये में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, बहुत ही
मतलब ये जिस अवस्था में रहेंगे उसी अवस्था में रहना चाहेंगे, ठीक है। वो अमीर बनना ही नहीं चाहते। और जैसे ही बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है, इसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और वो अपने बच्चों को क्या करेगा, धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे ये बच्चा पढ़ेगा तो इसकी गरीबी दूर होती चली जाएगी। अब मैं दोस्तों एक बात आप लोगों से भी कहता हूँ कि जितने भी गरीब व्यक्ति हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर गरीबी से लड़ना है, आपको गरीबी से लड़ना है तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षा हो जाने से आपकी नौकरी नहीं मिल रही है या मिल रही है तो ठीक है। अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो आपका जो शिक्षित बच्चा होगा इस गरीबी का सामना आराम से कर लेगा। अगर आप शिक्षित अपने बच्चे को कर लिए, यानी अपने बच्चे को अपने शिक्षित अगर कर लिया तो वो गरीबी का सामना आराम से कर सकता है। अगर नहीं शिक्षित किए तो वो तुम एक तो गरीब ही थे और वो भी क्या हो जाएगा, उसी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गरीब व्यक्ति क्या रहना चाहता है, गरीब ही रहना चाहता है, ठीक है। और जैसे ही बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो भी एक प्रकार का क्या हुआ, जड़त ही हुआ। और समझिए दोस्तों कि गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति क्यों गरीब नहीं होना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, कोई भी अमीर व्यक्ति गरीब होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, और नहीं होना चाहेगा, ये अटल है, ठीक है। और इस पर ना ही कोई बाह्य बल का प्रयोग होता है। अमीर व्यक्ति पर कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और पृथ्वी को कोई रोक पाएगा, जल्दी नहीं रोक पाएगा। तो ये माने जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी, माने गति की अवस्था में है तो ये गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाए और इस पर बाह्य बल नहीं लगता है। पृथ्वी को रोकने के लिए कोई बाह्य बल लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, ठीक है। और इसी तरह क्या है, अमीर व्यक्ति भी है तो उसमें अमीर व्यक्ति भी बाह्य बल नहीं लगा सकता है अगर उसके चाहे। अगर अमीर व्यक्ति के खानदान ही चाहे उसके तो उसको गरीब बना सकते हैं। कैसे दोस्तों समझिए, अगर अमीर व्यक्ति है, उसका लड़का है या चाहे उसकी लड़की हो या चाहे कोई भी हो, तो इसके अगर घर में अगर बर्बाद करने वाले, कुछ पैसे बर्बाद करने वाले हुए, कोई कुछ बच्चे इसमें बर्बाद करने वाले हो तो इसकी अमीरी किस में बदल जाएगी, गरीबी में। तो इसका लड़का किसका काम कर रहा है, बाह्य बल का। तो अमीर व्यक्ति है तो अमीरी अवस्था में ही रहेगा जब तक कि इस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जैसे इसका लड़का बाह्य बल का प्रयोग करेगा, चाहे इसके घर वाले बाह्य बल का प्रयोग करेंगे, इसको बर्बाद करने पर लग जाएंगे, तो ये किस में चेंजिंग हो जाएगा, गरीबी में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। और कोई नेता है, मान लीजिए कि कोई है लीडर, ठीक है, कोई नेता है तो ये भी नेता ही हमेशा रहना चाहता है, माने हमेशा वो उसी अपने कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे अभी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, वो भी अपना सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बाह्य बल का काम कौन कर रहा है, तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। क्या कौन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बाह्य बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अगर बाह्य बल जब तक नहीं लगेगा तो इसी अवस्था में रहेंगे। और मान लीजिए कि राहुल गांधी बाह्य बल का प्रयोग न करें तो ये आराम से क्या हमेशा प्राइम मिनिस्टर बने ही रहेंगे, प्रधानमंत्री हमेशा ही प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक कि बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जैसे ही बाह्य बल का प्रयोग कोई व्यक्ति कर दे या कोई नेता कर दे, जैसे अभी क्या करें, राहुल गांधी बाह्य बल का प्रयोग करें, तो जैसे ही बाह्य बल लगाएंगे तो ये नेता ये अपने कुर्सी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और ये इस पर विराजमान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने समझे दोस्तों, मैंने जो जिस अवस्था में रहना चाहता है, जो जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। जैसे ये मान लीजिए कि अभी हम बताएं कि कोई गरीब है तो गरीबी रहना चाहेगा और अमीर है तो अमीर ही रहना चाहता है। अगर कोई नेता है, लीडर है, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। जड़त्व, और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अभी समझिए गरीबों पर क्या जड़त्व बहुत कम काम कर रहा था, क्योंकि उसका अगर द्रव्यमान की अपेक्षा में बात करें, द्रव्यमान की अपेक्षा में, तो अमीर की अपेक्षा और नेता की अपेक्षा क्या उसका द्रव्यमान कम ही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि उसका द्रव्यमान का क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए इस पर जड़त्व क्या करेगा, कम काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए आराम से
चेंजिंग हो जाता है, इसलिए ये क्या करता है, आराम से चेंजिंग हो जाता है इसमें। और इससे इसका मान लीजिए अमीर का क्या होगा, द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा होगा, अमीर का द्रव्यमान क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए इस पर भी जड़त्व क्या करता है, बहुत कम लगता है। और इस पर जड़त्व बहुत कम लगता है, और इस पर तो 5-5 साल के बाद ही जड़त्व काम करता है। जैसे 5-5 साल पर ही इस पर जड़त्व काम करता है। तो देखिए दोस्तों, जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसका भी नेता का द्रव्यमान, प्राइम मिनिस्टर का द्रव्यमान कितना होगा, मतलब इन दोनों की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए उस पर जड़त्व कम काम करेगा, बाह्य बल कम काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया। और समझिए दोस्तों, जब मान लीजिए कोई, और यहाँ हम आपको बताएं कि पृथ्वी अगर गति की अवस्था में रहेगी हमेशा, तो वो क्या करेगी, गति की अवस्था में रहेगी जब तक का कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें या न करें, और कोई वीडियो मेरा वायरल करे या ना करे, लेकिन ये वीडियो हर गरीब के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को क्या करे, पढ़ा सके। अब एक बार और तो समझिए दोस्तों कि जो हमारा ये लेक्चरर है, अगर किसी गरीब के पास जा रहा है, वो सुनेगा इस लेक्चरर को, तो मेरा ये जो लेक्चरर है उस पर बाह्य बल का काम करेगा। ठीक है, जैसे वो मान लो कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा होगा, तो मेरे ये लेक्चरर सुनकर क्या करेगा, पढ़ाने की कोशिश करेगा, कहीं से ना कहीं से उसको पढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो ये कहीं से ना कहीं ये हमारा जो लेक्चरर होगा बाह्य बल का काम करेगा, और इन लोगों पर भी काम करेगा, इन लोगों पर थोड़ा कम करेगा, लेकिन इस पर क्या करेगा, थोड़ा हमारा ज़्यादा बाह्य बल का प्रयोग होगा। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो, केवल ये वाला वीडियो हर उस गरीब व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, और फटाक से इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम जड़त्व के प्रकार देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार देख लेते हैं। जड़त्व के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं, जो हमें नाइन्थ में केवल 2 ही प्रकार पढ़ना है। 3 प्रकार का होता है, हमें क्या पढ़ना है, 2 ही प्रकार का पढ़ना है। एक विरामा का जड़त्व होता है, और दूसरा गति का जड़त्व, एक तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। तो जो हमें दिशा का जड़त्व नहीं पढ़ना है, हमें दिशा का जड़त्व 11th क्लास में पड़ेगा। तो हमें क्या पढ़ना है, विरामा का जड़त्व और गति का जड़त्व पढ़ना है, 2 पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विरामा का जड़त्व क्या आता है। तो विरामा का जड़त्व के बारे में बताएंगे कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, वस्तुओं के इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विरामा का जड़त्व कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों और समझ लीजिए, लिखे नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है। जब कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में रहेगी, इसके नाम में इसका डिफिनीशन है। ठीक है, तो विरामा का जड़त्व क्या होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विरामा का जड़त्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर देखिए, एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर है कि कोई स्थिर गाड़ी को अचानक चलाने पर बैठा हुआ यात्री पीछे की तरफ क्यों झुक जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। तो क्यों झुक जाता है दोस्तों, विरामा के जड़त्व के कारण। जैसे मान लीजिए ये क्या है, बाइक है, ये क्या है, बाइक है। ठीक है, इस पर क्या मनुष्य क्या हो, बैठे हो, मान लो एक ड्राइवर हो, एक व्यक्ति हो, माने एक ड्राइवर हो और एक उसके पीछे माने कोई व्यक्ति बैठा हो, माने ये दोनों का हो अभी विरामावस्था में हो, गाड़ी भी विरामावस्था में है और मनुष्य भी, ड्राइवर और मनुष्य जो इसके साथ पीछे उसका मित्र बैठा है, ये दोस्त कुछ भी बैठा होगा। तो मान लीजिए कि अभी तीनों क्या है, विरामावस्था में है। तो जैसे ही मान लीजिए क्या है, अभी गाड़ी का है स्थिर है, तो जैसे इस गाड़ी को अचानक चलाएगा, आपके साथ भी हुआ होगा, तो जैसे ही अचानक ये गाड़ी को आगे की तरफ चलाएगा तो जो पीछे उसका मित्र बैठा होगा वो क्या होगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम मान लीजिए कि अच्छे से ना पकड़े, मान लीजिए ये अच्छे से
न पकड़े, ठीक है, और थोड़ा इसके ऊपर क्या हो, बैठा हो, तो ये मान लो बहुत ही एक के बेर क्या करे 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको चला दे, तो ये सट दे आगे निकल जाएगा, यहीं पर क्या कर जाएगा, ये गिर जाएगा। तो मैंने ये विरामा का जड़त्व का एक उदाहरण है कि यदि स्थिर गाड़ी को अचानक चलाने पर बैठा हुआ यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है, किसके कारण दोस्तों, तो विरामा के जड़त्व के कारण। और आगे देखते हैं कि रुमाल या कंबल को झाड़ने पर धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक विरामा का जड़त्व का अच्छा उदाहरण है। जैसे समझ लिए कि मान लीजिए हमारे के पर क्या है, हमारे पर ये मिचकाड़ने वाला है, तो इसमें अगर कण होंगे तो हम इसे ऐसे झाड़ दें, क्या कर दे, इसको ऐसे झाड़ दे, तो इसके कण क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे, विरामा के जड़त्व के कारण, क्योंकि इसके कण मान लीजिए कहाँ है, अभी यहाँ पे है, इसके कण यहाँ है, और इसको जैसे ही झाड़ेंगे तो ये इस तरह जाएगा, और इसका कण देखेंगे आप किए होंगे कभी, मान लीजिए इसमें तो अभी गर्दन दिखाई नहीं दे रहा, मान लीजिए हम एक प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, आप करिएगा, देखिएगा, होगा अवश्य। तो जैसे इसको इस तरह झाड़ेंगे तो इसके कण क्या होंगे, ये कपड़ा अंदर की तरफ धंस जाएगा, और उसके कण वहाँ पर क्या करेंगे, ज़मीन पर गिरने लगेंगे। तो किसका उदाहरण है, विरामा का जड़त्व का एक अच्छा उदाहरण है। रुमाल या कंबल को झाड़ने पर धूल के कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और समझिए दोस्तों तीसरा नंबर, पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों समझिए, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, और मान लीजिए पेड़ की एक टहनी शाखा इधर है, और इस पर क्या है, फल लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इस पेड़ को हिलाएंगे, ठीक है, जैसे ही टहनी को हिलाएंगे तो टहनी का ये मान लीजिए क्या है, विरामा अवस्था में है, और ये क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में हो जाएगा। टहनी किस अवस्था में हो जाएगा, गति की अवस्था में। और जैसे ही उस टहनी को हिलाएंगे, जैसे ही टहनी को हिलाएंगे तो वह फल क्या होगा, ये यहीं पर रहना चाहेगा, और यहाँ से पट दे क्या होगा, टूट जाएगा, तो फल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो भी किसका उदाहरण है, विरामा का जड़त्व का उदाहरण है। यानी पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये सारी घटना आपके साथ हुआ होगा, ये सारी घटना आपके साथ हुआ होगा, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि क्यों होता है। लेकिन आज देख लीजिए किसके कारण होता है, तो एक विरामा के जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। और देखिए गति का जड़त्व क्या होता है, तो गति का जड़त्व के बारे में बताएंगे कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे समझिए दोस्तों, कोई गतिशील गाड़ी है, कोई गतिशील गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर बैठा हुआ यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। देखिए आपके साथ भी ये होगा। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही हो, बस में बैठे हो या बाइक पर बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, तो जैसे ही अचानक ब्रेक लगता है तो सट दे आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाता है। अगर आगे कुछ होगा, मुंह फुट फट जाएगा। तो जैसे ही तो आप भैंस वैस में बैठे होंगे तो आराम से देखते हैं, अब धर लेते हैं, ठीक है, धर कर बैठते हैं। और जैसे उसमें ड्राइवर ब्रेक लगाता है, अचानक मान लीजिए आगे कुछ आ गई तो अचानक उसको ब्रेक लगाना पड़ा, तो आप क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। और चाहे बाइक हो चाहे ट्रेन हो, तो किसके कारण, गति की जड़त्व के कारण। क्यों, क्योंकि वह चाहता है कि हम गति की अवस्था में रहें। जैसे मान लीजिए कि ये बस है और भैंस पर बैठे हैं, मान लीजिए क्या है, बस है, आप भैंस पर बैठे हो, तो ये बस गति की अवस्था में है, आप भी गति की अवस्था में है, तो बस तो क्या ब्रेक से रुक गया, लेकिन आप पर ब्रेक नहीं लगा, तो इसलिए आप गति की अवस्था में हैं। तो आप चाहेंगे कि हम गति की अवस्था में रहें। तो जैसे ही ये ब्रेक मारेगा तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। अगर नहीं धो रहे होंगे ठीक से तो आगे की तरफ गिर भी जाएंगे, मुंह फुट फट जाएगा। तो ये क्या हो गया, गति का जड़त्व का उदाहरण हो गया। और दोस्तों समझिए, कोई गतिशील वाहन से कूदते समय वाहन के साथ थोड़ी दूर दौड़ना। अब देखिए समझ दो, अगर यही बस हम क्या कर रहे हैं, ये चल रही है, यही बस क्या कर रही है, चल रही है, यहाँ गेट से कोई बंदा क्या किया, कूद गया, ये गेट से कोई बंदा क्या किया, कूद गया, तो ये कूदेगा तो इस वाहन के साथ साथ इसको थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। अगर नहीं दौड़ेगा और कूद कर वहीं पर खड़ा हो गया तो आप पक्का है कि वहीं पर ढिमलिया खाएगा। अगर रोड चिकना सकना हो गिट्टी वाला तो इसका पूरा बर्बाद, छिला उला के पूरा खत्म, ठीक है, तो पूरा इसका छिला जाएगा। तो क्यों,
क्योंकि ये गति की अवस्था में बंस है, तो ये भी क्या किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। और जैसे ये फानेगा और सोचेगा कि हम आराम से स्थिर हो जाए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस गति की अवस्था में है और ये फानेगा तो ये भी क्या होगा, भी गति की अवस्था में होगा। और ये रुकना चाहेगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, तो इसलिए इसके रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ी दूर दौड़ना पड़ेगा। ये भी आपके साथ हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। चलती रेलगाड़ी में किसी गेंद को उछालने पर पुनः आपके पास आ जाता है। तो चलती हुई रेलगाड़ी में किसी वस्तु को उछालो या गेंद को उछालो तो फिर उसके आपके हाथ में आएगा। ये कभी करके देखना, ऐसा होगा आपके साथ। ये दोनों घटना तो आपके साथ हुआ होगा, आप देखे भी होंगे। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक है। ये वाला गतिशील वाहन से कूदते समय वाहन के साथ थोड़ी दूर दौड़ना। ये हम कितने व्यक्तियों को देखे हैं। एक बंदे को देखे थे कि वह उल्टा ही फन गया। जैसे गाड़ी क्या कर रही है, इस तरह चल रही है, गाड़ी इस तरह चल रही है, ठीक है, और उसको मुंह किसका, गाड़ी की, जी सर, गाड़ी का इंजन होगा उस तरह उसको करके कूदना चाहिए और उसके साथ ही उधर दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बंदा क्या इधर मुंह करके इसके इंजन के, जो गाड़ी का इंजन था उसके विपरीत, मैंने ड्राइवर जी था उसके विपरीत करके ये कूद गया, यानी उल्टा कूद गया। और जैसे झटका लगा तो पीछे की तरफ भाग रहा था। तो गाड़ी थोड़ा स्पीड इसकी कम थी, मैंने बहुत ही कम थी, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा। अगर जहाँ तेज होती तो ये इसको पक्का है कि पलटता और पीछे से सर और मैं चला गया होता उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर जब भी गतिशील वाहन से आप कूदेंगे तो उसके साथ थोड़ी दूर दौड़ना आवश्यक है। अगर नहीं दौड़ेंगे तो वही हाल होगा जो होता है, यानी मुंह सब बराबर। अगर रोड खतरनाक होगा तो पूरा एकदम बेकायदे छिल छाल देगा। ठीक है, तो और एक है उदाहरण, क्या, किसी चलती रेलगाड़ी में किसी गेंद को उछालने पर पुनः आपके पास आ जाता है। ये करके देखना आप। ठीक है, ये तो मान लीजिए कैसे आ जाता है। मान लीजिए क्या है, रेलगाड़ी में आप बैठे हो, तो इस गेंद को उछालेंगे। रेल की अवस्था में हो, गति की अवस्था में है, आप भी गति की अवस्था में होंगे, तो गेंद भी, जो हाथ में गेंद लिए होंगे वो भी गति की अवस्था में ही होगा। तो जैसे इसको उछालेंगे ऊपर भी ये जाएगा, तो भी ये गति की अवस्था में ही होगा। तो ट्रेन जितने स्पीड से जाती होगी उतने भी ये ऊपर जाकर भी उतने स्पीड से ये जाएगा। तो पुनः जब गिरेगा तो पुनः ये आपके हाथ में ही आएगा। तो ये सब किसके उदाहरण है, गति के, जड़त्व के कारण। तो ये घटना सब किसके कारण होते हैं, टोटल किसके कारण होते हैं, जड़त्व के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसके पहले जो मैंने बात बताया, ये वीडियो भले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर करना है आपको। कम से कम एक व्यक्ति को 5 व्यक्ति के पास शेयर करना है, ताकि हर एक गरीब के पास पहुंचे ये संदेश और वो अपने बच्चों को क्या कर दे, आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं न्यूटन के गति का नियम, जो इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। न्यूटन का गति का नियम, जो न्यूटन का गति का नियम है, हर कंपटीशन में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में आपसे, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो कभी कभी आपसे न्यूटन के नियम पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, या आप कहीं भी किसी रास्ते जा रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आपसे न्यूटन के नियम पूछ सकता है। जो 9th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन के नियम। ठीक है, जो बहुत ही बड़ा क्या है, डायना है, जो बहुत ही बड़ा डायना है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, 10 के पावर 5 डाइन, 10 के घात 5 डाइन से मिलकर इसका किसका निर्माण हुआ है, न्यूटन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डायना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे न्यूटन के गति के नियम में, थोड़ा अपने से बताएंगे, लिख लेंगे। ठीक है, बताएंगे कि सन 1686 ईस्वी में, बताएंगे कि सन 1686 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उस वस्तु से उत्पन्न गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3। उसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। क्या बोलना है ऊपर वाले हेडिंग में, आपको क्या बोलना है, बोलेंगे कि सन
सन 1686 ईस्वी में, सन 1686 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस वस्तु से उत्पन्न गति के संबंध में 3 नियम दिए, जिसे ही क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम समझते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों, ये अभी जड़त्व पर है, जो वही सेम टू सेम है। तो आपको केवल एक बार सुन लीजिए, आपको हमें लगता है कि ये इस बार याद ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सुन लीजिए ठीक से, बताएंगे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है। तो बताएंगे कि इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे ही 2 और नियम के नाम से जानते हैं। इसे गैलीलियो या जड़त्व का, इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक ही नियम को कितने वैज्ञानिक दिए थे? 3 वैज्ञानिक ने। एक जड़त्व ने दिया था, गैलीलियो ने भी यही नियम दिया था, जो तीनों क्या होता है, सेम होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, जड़त्व और गैलीलियो का नियम, ये तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो इस नियम में क्या बताएंगे दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम में यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, तो बताएंगे कि जो जड़त्व का नियम होता है वही न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है। और जड़त्व का नियम क्या था, यानी वही होगा क्या, न्यूटन का प्रथम नियम होगा। तो बताएंगे न्यूटन के प्रथम नियम में कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल टोटल वही होगा जो जड़त्व का था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, तो दोस्तों देखिए, बताएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुसमानुपाती या अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही चिन्ह होता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम कहें व्युत्क्रमानुपाती तो इसका मतलब कि इसके a का बट्टा में ये होगा m/a, लेकिन समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहे तो इसके प्रोपोर्शनल में होगा। तो क्या कह रहा है, समानुपाती होता है। क्या न्यूटन का सेकंड नियम क्या है दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम मार्कर को यहाँ से इसका ढकेल कर हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान, और उस वस्तु से अगर उस द्रव्यमान वाली वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और गति की अवस्था में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा, ठीक है। तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या, बल। जो बल लगाया जाता है वो बल किसके समानुपाती होता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल m/a। आप इसे लिख सकते हैं F = Km A, जहाँ के आपका क्या है, नियतांक है। जहाँ के कहाँ है, क्या है दोस्तों, के नियतांक है। हमेशा प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसी ना किसी नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग किया है, के का है, नियतांक है। यदि मान लीजिए यदि F बराबर 1 न्यूटन, और
m बराबर 1 kg एंड a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी बताएंगे कि 1 किलो द्रव्यमान को 1 किलो द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने से 1 किलो द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने से उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण का हो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो हो जाएगा। इन सब का मान क्या करिए, इसमें रख दीजिए, इन सब का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो आप इन सब का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो F इक्वल टू देख लीजिए दोस्तों, सूत्र में रखना है तो F इक्वल टू 1 और उसके बाद K का मान इसी तरह रखना है और M इक्वल टू 1 और फिर A इक्वल टू 1। तो आपका इधर क्या हो जाएगा, K में 1 से गुणा करेंगे तो K ही होगा और K बराबर क्या आ जाएगा आपका 1, K बराबर 1। तो आप इस K का मान क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका मेन सूत्र निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा F इक्वल टू M इंटू ए, F इक्वल टू M इंटू ए, ये आपका क्या हो गया मेन सूत्र। F इक्वल टू M इंटू ए दोस्तों दिखाई दे रहा है ना। तो F इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, M इंटू ए। ठीक है, यही आपका क्या हो गया मेन सूत्र हो गया। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, चलिए तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों लास्ट एक बच गया न्यूटन का तीसरा नियम, जो न्यूटन का 2 नियम पढ़ा दिए। अब लास्ट वाला ये नियम है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बताएंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में दोस्तों, बताएंगे कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो उसे ये क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर परिमाण में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह वस्तु भी उतने ही दिशा में, उतने ही परिमाण में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में आपके ऊपर बल लगाएगी। मान लीजिए कि हम इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, तो वो वस्तु भी हमारे मतलब हम इस तरह लगा रहे हैं बल, तो वो इस तरह बल लगाएगी, माने हमारे विपरीत लगाएगी और परिमाण में उतना ही बल लगाएगी। तो इसे ही न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहते हैं और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं दोस्तों, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लिए दोस्तों, नाव से किनारे कूदते समय, जब आप नाव से, आप गौर किए होंगे कि जब आप नाव से किनारे कूद रहे होंगे तो जैसे आप कूदेंगे तो नाव पीछे की तरफ क्या होती है, भाग जाती है। नीचे नाव क्या होती है, जैसे नाव से आप कूदेंगे, नाव से आप क्या करेंगे, कूदेंगे, आप इधर कूदेंगे तो नाव इधर भागेगी, तो आप इधर बल लगाए, ठीक है, तो ये इधर बल लगाती है। ठीक है, तो आप इधर बल लगाए तो ये इधर बल लगाती है, तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, नाव से किनारे कूदते समय और तैरते समय, जब आप तैरते हैं तो तैरते समय भी क्या होता है, जब आप पानी पर बल लगाएंगे इस तरह, तो पानी भी आपके ऊपर बल लगाती है, इसलिए आपको ऊपर की तरफ बनाए रखती है और आप आराम से तैरते हैं। तो ये था आपका न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आपको 9th में केवल इतना ही पढ़ना है, जो संवेग और आवेग की बात किए थे वो इस सिलेबस से कट गया है, आपको 11th में उसको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आवेग और संवेग को नहीं देखना है, उसको 11th में हम पढ़ाएंगे। 11th की क्लास में आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपको क्या करना है, 5 व्यक्तियों के पास अवश्य शेयर करना है, क्योंकि
हर गरीब का बच्चा क्या करे, पढ़ ले, ठीक है, और पढ़कर अपनी समस्या का समाधान तभी कर सकता है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।